सभी साथियों को स्टडी नंबर 1 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नदी तंत्र को, नदी को समझाने और पढ़ाने आया हूँ और हम लोग नदी जितने भी भारत में संपूर्ण नदियाँ हैं उसे आज अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। कुछ हो सकता है इस पार्ट में कंप्लीट ना हो पाए तो अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं बता दूँ कि जो भी नए दोस्त हैं चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि समझ में आएगा तो लाइक भी करिएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम नदी को समझ, जो कि नदी है एक ऊपर नदी बहती और एक नीचे। कहने का मतलब कि सुविधा की दृष्टि में से नदियों को दो प्रकार बांटा गया है। एक तो आपको जो कि हिमालयी नदियाँ तथा दूसरी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। एक हिमालयी नदियाँ और एक प्रायद्वीप। जो ऊपर की दृष्टि से ऊपर नदियाँ बहती है वह हिमालय की नदियाँ तथा जो नीचे बहती हैं वो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ कहलाती हैं। तो हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं कि इन्हें भी 3 प्रकार भागों में बांटा गया। हिमालय की नदियों को भी 3 भागों में बांटा गया। एक सिंधु नदी जल तंत्र, हिमालय के 3 भागों में बांटा गया। एक सिंधु नदी जल तंत्र, दूसरा है क्या गंगा नदी जल तंत्र, थर्ड वाला क्या है ब्रह्मपुत्रा नदी जल तंत्र। यानी हिमालय की नदियों को भी 3 जल तंत्र में बांट दिया गया है। एक सिंधु जल तंत्र, एक गंगा नदी जल तंत्र और एक ब्रह्मपुत्रा नदी जल तंत्र। इस पॉइंट को नोट करते चलिए। आप देखिए, यदि नोट करेंगे तो नोट्स आपका बहुत ही बेहतर बनेगा और समझ में भी आएगा बाद में यदि पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, आप भी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ समय पश्चात भूल जाएंगे, तो रिवीजन करने के लिए आप लोग नोट करते चलिएगा। तो चलिए फिर हम लोग कहाँ पढ़ चुके थे, हिमालय की नदियों के बारे में। जो हिमालय की 3 नदियाँ हैं इनका उद्गम हिमालय के पहले ही हो चुका था। यह नदियाँ ऊपर से बहती थी और यहाँ पर बीच में टेथिस सागर था। हिमालय के इधर का क्या था, टेथिस सागर था, हिमालय पर ही था लगभग, लेकिन वहाँ पे ऊपर से नदियाँ आती थी, अपना जल को टेथिस सागर में क्या करती थी, गिरा देती थी। अर्थात यह हिमालय के पूर्ववर्त नदियाँ हैं, हिमालय से पहले है। जैसे जैसे हिमालय का निर्माण होता गया यह अपने पहाड़ों को काटती गई धीरे धीरे काटते एक समय आया ऐसा कि हिमालय भी वहाँ पर बरकरार बचा और वह नदी गहरी गहरी घाटियों में से बहती हुई आगे बढ़ रही हैं। तीनों नदियाँ, 3 नदियाँ यहाँ पर हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे ऊपर जो नदी है उस नदी को बोलते हैं क्या, सिंधु नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। और जो सबसे नीचे नदी है उसे क्या बोलते हैं, सतलज नदी। एक एक के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल एक चीज़ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सिंधु नदी और सतलज नदी, और एक नदी इधर से इधर आ जाती है जिसे बोलते हैं हम लोग बोलते हैं क्या कि ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी 3 नदी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा नदी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदियां बोलने का मतलब हमारा यह है कि कई देशों से होकर जाती हैं, यानी अन्य देशों से भी होकर जाती हैं। इस पॉइंट को नोट करते चलिए, एक पॉइंट भी मत छोड़िएगा, सब नोट करते चलिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, यह किस किस देशों में होकर चलती हैं। सिंधु नदी 3 देशों में, एक तो तिब्बत का चाइना में से होकर चाइना में जाती है, एक इंडिया में जाती है और एक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ जाती है। और यहाँ से भी सतलज नदी भी यही चीज़, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। फिर यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यहाँ पर आपके चाइना से होते हुए, इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री ले लेती है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, आज क्या बताऊँगा, सिंधु नदी जल तंत्र। आखिरकार सिंधु नदी जल तंत्र कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ समाप्त होती है, इसकी सहायक कौन कौन सी नदियाँ होती है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायूंग ग्लेशियर
तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग ग्लेशियर से हुआ है। तो यह नदी जब चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है और चाइना से, यानी कहने का मतलब तिब्बत से बढ़ते हुए जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है। आगे यह नदी बढ़ती है जो कि हमारे पास यहाँ पर ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से मैंने बताया है, एक काराकोरम, ठीक ना, एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख के और यहाँ पर जास्कर है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यह नदी जो है लद्दाख और जास्कर के मध्य होते हुए आगे बढ़ जाती है, लद्दाख और जास्कर के मध्य होते हुए आगे बढ़ जाती है, लद्दाख और जास्कर के मध्य आगे बढ़ जाती है। और इसके जो दाहिने तट पर एक लेह है, क्या है, दाहिने तट पर कौन सा शहर स्थित है, कौन स्थित है, लेह स्थित है, क्या है, लेह स्थित है। यह सिंधु नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर और पश्चिम की साइड में जाती, फिर इसके बाद में क्या मुड़ जाती है, दक्षिण में होते हुए यह धीरे धीरे अरब सागर की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो गिरने के पश्चात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिंधु नदी है। यहाँ पर यह मूर्ति कहाँ है आखिरकार, दक्षिण में। इस स्थान का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर का गिलगित है, क्या है, गिलगित है, जहाँ से यह किस साइड मुड़ जाती है, दक्षिण में मुड़ जाती है। पूरा नोट करते चलेंगे आप लोग, गिलगित में मुड़ जाती है और यहाँ पर मिल जाती है। और इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं पाकिस्तान के, अन्य सहायक नदियाँ हैं पाकिस्तान के मिठानकोट, कहाँ पर, पाकिस्तान के मिठानकोट में क्या होती हैं, मिलती हैं। पाकिस्तान के मिठानकोट में क्या हो जाती है, अन्य सहायक नदियाँ क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। फिर अब इसके अन्य सहायक नदियों के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। अन्य सहायक नदियों का क्रम याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्रम याद करवाते हैं। सबसे ऊपर वाली नदी सिंधु नदी हो गई, चलिए इसकी बात अलग है। फिर इसके नीचे क्या है, झेलम है, झेलम। फिर इसके नीचे चिनाब, फिर नीचे झेलम, चिनाब, रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज या सतलुज कहिए, सतलज है लिखिए, चलिए सतलज। ये 5 नदियां हैं, ये सब क्या है, 5 नदियां। इसका क्रम भी पूछा जाता है कि क्रम से सजाइए, या क्रम में ऑप्शन में दे देगा कौन कौन सा क्रम से, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दे देगा। तो पहली नदी का नाम क्या है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पांचों का पांचों एकदम अच्छे से, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, क्रम अच्छे से याद हो गया। आई होप 1-2 बार रिपीट करेंगे आपको भी याद हो जाएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब हम लोग इस सभी 5 नदियों की अलग अलग विशेषता देखेंगे और इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने सिंधु नदी को बता दिया, अब इस सभी नदियों को बताऊंगा। लेकिन उसके पहले बता दो कि नदियां जो है कि पंजाब में से प्रवेश करती है। सभी नदियां कहाँ से प्रवेश करती है, पंजाब में प्रवेश करती हैं, जिस कारण से इस 5 नदियों के समूह को ही यहाँ का पंचनद या पंजाब नाम दिया गया है। तो पंजाब में प्रवेश करने कारण से पंचनद बोला जाता है और इसे पंजाब बोला जाता है। पंजाब न कि भारत में ही स्थित है बल्कि पाकिस्तान में भी स्थित है। तो अभी सिंधु नदी के बारे में इसके पहले कुछ समय पहले बातें चल रही थी, अब हेडिंग आप लोग डाल लेंगे झेलम नदी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक साथ मैं सभी नदियों का उद्गम स्थल बता दूँ। चलिए देखिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर के निकट चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमायुंग आप भी नोट कर लीजिए ब्रैकेट में लगा कर, चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है। जबकि झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग से निकलती है, शेषनाग से निकलती है जम्मू कश्मीर के। और चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है, बारालाचा दर्रे से निकलती है। रावी और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रे ये भी हिमाचल प्रदेश में है।
और सतलुज नदी आपका सतलुज नदी राक्षस ताल या राकस ताल से, जो कि मानसरोवर के निकट है, वहाँ से निकलती हैं। ठीक न। चलिए एक एक के बारे में अब चलिए। सिंधु हो गया है, अब झेलम आप बताते हैं। झेलम नदी लिखेगा पॉइंट को। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से निकलती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है, ध्यान पर लिखेगा, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि केवल जम्मू कश्मीर में ही प्रवाहित होती है। पंचनद नदियों के समूह में बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर से क्या होती है, यह निकलती, और नदियाँ नहीं निकलती हैं जम्मू कश्मीर से। और यह पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर बनाते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए यह नदी आगे मिलती चली जाती है। और इसके नीचे नदी का नाम क्या है, अब अगली हेडिंग डालिएगा कि झेलम के बाद क्या आएगा, चिनाब नदी लिखिएगा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है। बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है, जो कि कहाँ पर है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रावी ब्यास, साथ में हेडिंग डालिएगा, रावी ब्यास लिखिएगा। रावी ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ठीक, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी की यह विशेषता है कि यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, यह एक पंचनद नदियों के समूह में से या सिंधु जल तंत्र की नदियों के समूह में से यह एक ऐसी नदी है जो कि भारत में ही मिलती है। और सभी नदियां कहाँ मिलती हैं, पाकिस्तान में मिलती है। कौन सी नदी, रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी एक ऐसी नदी है जो कि केवल भारत में ही, रावी बोल रहा हूँ क्या, ब्यास नदी की विशेषता है। ठीक ना, किस नदी की विशेषता है, ब्यास नदी। रावी नदी की विशेषता यही है कि यह कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और यह इधर से कौन सी नदी आ रही थी, चिनाब नदी में क्या हो जाती है, पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। रावी नहीं, ब्यास, बार बार मुझसे रावी याद आ जा रहा है, क्योंकि रवि एक दोस्त का नाम है। ठीक ना, इसीलिए बोल दे रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। ब्यास नदी भी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और इस नदी की यह एक विशेषता है कि यह भारत में ही जाकर के अन्य नदी से मिल जाती है, जो कि सतलज नदी है। इस नदी से जाकर मिल जाती है, यह पाकिस्तान में नहीं प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक ऐसी नदी का नाम बताइए, जो कि सिंधु नदी जल तंत्र का समूह हो और वह पाकिस्तान में न जाकर के भारत में ही क्या हो जाती है, विलुप्त या अन्य नदियों से मिल जाती है। वह कौन सी नदी होगी, ब्यास नदी होंगे। यह कहाँ पर मिलती है, पंजाब के हरिके बैराज में जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। पंजाब के हरिके बैराज में जाकर के मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ निकल रही हैं। चिनाब, रावी, ब्यास। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट कहाँ से, राकस ताल या राक्षस ताल, एक ही शब्द है, राकस ताल से निकलती है। और यह कहाँ पर प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रे से होते हुए यह भारत के से निकल करके पाकिस्तान के मिठानकोट में अन्य नदियों का जल लेकर के मिठानकोट में क्या हो जाती है, मिल जाती है। सतलुज नदी क्या है कि राकस ताल से निकलते हुए हिमाचल के सिपकिला दर्रे से आगे बढ़ते हुए और कहाँ मिल जाते हैं, अन्य नदियों का जल लेकर के पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती है।
मानसरोवर हो गया। इसका नाम क्या बताया, राकस्तान लिखते हैं, राकस्तान। हो गया ना, देख ले एक बार पुनः। हाँ, लगभग यह सिंधु नदी जल तंत्र समाप्ति की ओर है। एक और हेडिंग बच रही है थोड़ा सा, सिंधु नदी जल तंत्र विवाद। इसका विवाद है, कुछ विवाद यही है कि इसमें मुख्यतः सिंधु नदी जल तंत्र में कुल मिलाकर के 6 नदी हैं, एक सिंधु को भी जोड़ लेंगे और यहाँ पर तो इसमें 6 नदी हैं। 6 नदी में से हम लोग बढ़ेंगे क्या कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 20% भाग भारत यूज करेगा और 80% भाग कौन यूज करेगा, चाइना यूज करेगा। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, यहाँ पर क्या है कि भारत 80% यूज करेगा और भारत कितना यूज करेगा, 20% यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, सिंचाई में यूज करेगा और विद्युत बनाने में इस नदी का जल का प्रयोग करेंगे भारत। तो यह सन 1980 में, यह सन 1980 नहीं, सन 1962 60 सन 1960 80 में तो कावेरी के करीब चले जाएंगे, कावेरी जल विवाद 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल तंत्र समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे से भारत की तरफ से। तो बस दोस्त, सिंधु नदी जल तंत्र यहाँ से समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे गंगा नदी जल तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्रा नदी जल तंत्र, फिर एक वीडियो में प्रायद्वीप भारत को समाप्त करते हुए वीडियो नदी का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही।